वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला अपने आप में बहुत विस्तृत है। यहाँ से जन्म हुआ है हमारी हिंदी भाषा का, हमारी मातृभाषा का, हमारी राष्ट्रभाषा का। तो गाइस, हिंदी में स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, तो उनके अपने अपने अलग अलग भेद होते हैं। उन सबको मैं इस एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, और व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, उष्म व्यंजन क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैं इस एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, और मैं उन सभी से कहना चाहूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं, ताकि आपका एक दो क्वेश्चन श्योर हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। आपको ये बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एक चीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है जब हम किसी से अपने भाव, अपने मन के भाव अभिव्यक्त करते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो भाषा एक साधन होती है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी वर्णमाला वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे भाषा बनी है। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। अब यहाँ पर पूरी वर्णमाला को आप देखिएगा। ये पूरी वर्णमाला है, इसके अंदर स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं। व्यंजन अलग हैं, स्वर अलग हैं। स्वर के भी भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और जो व्यंजन है, व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन। ये सभी व्यंजन हैं। और भी हैं अयोग वहा और अतिरिक्त व्यंजन भी हैं, और जा और फा। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी को आपको क्लियर करने वाली हूँ। आगे देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण के बारे में जान लेते हैं। जो वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं। जो शब्द होते हैं उनके हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ण होते हैं उनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं, जो उसे एक ध्वनि भी कहते हैं, एक तरह से ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। और लेखन की दृष्टि से भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चलिए आगे देख लेते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर जो होते हैं ये मात्राओं का काम करते हैं वर्ण के साथ मिलकर। तो इनके जो भेद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जानेंगे ये सब क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ए, ई, उ, ऋ, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है, जो जल्दी से बोले जाते हैं, और जिनकी मात्राएं हम बोलते हैं कि ये छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, जिनको बोलने के लिए समय कम लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए समय अधिक लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जहाँ पर बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आ की मात्रा, ये सब आती हैं। तो इनको ये आते हैं सभी दीर्घ स्वर के अंदर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर जैसे ओम लिखते हैं हम, ओम आपने देखा होगा, जो ओम लिखा जाता है, ये लिखने के बाद इसके बाद हम माँ बनाते हैं, माँ, ओम, इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह के स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं। 3 से इसको बताया जाता है। स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या 11 होती है, और जो व्यंजन है उनकी संख्या होती है 52। देख लेते हैं स्वर के भेद क्या हैं। स्वर के भेद जो होते हैं, ह्रस्व स्वर, अभी मैंने आपको बताया। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ए, ई, उ, ऋ, यानी कि जिनको बोलने में समय कम लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ये सभी ह्रस्व स्वर हैं और इनकी संख्या है 4। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं, इनको बोलने में समय ज़्यादा लगता है और इनकी संख्या है 7। और प्लुत स्वर है ओम। प्लुत स्वर है ओम, इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। जो दूसरा नाम है वो भी आपको याद रखना है, मूल स्वर। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम ताकत लगती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, मैंने अभी बताई आपको। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ए, ई, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है और संख्या होती है 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हैं आपके दीर्घ स्वर। ए प्लस ई से मिलकर बनता है ए। ए प्लस ए से मिलकर बनता है ऐ। ए प्लस उ से मिलकर बनता है ओ। ए प्लस ओ से मिलकर बनता है औ। अंतिम 4 स्वर को संयुक्त मिश्र या संधि स्वर भी कहते हैं। जो अंतिम 4 स्वर होते हैं उनको मिश्र या संधि स्वर भी कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अंतिम 4 स्वर? ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं अंतिम 4 स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, ये अंतिम 4 स्वर होते हैं। इनको मिश्र स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया ए, ऐ, ओ, औ। क्यों कहते हैं इन्हें मिश्र स्वर और संधि स्वर? क्योंकि ये बने हैं 2 स्वर को मिलाकर एक स्वर बना है ये। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? जो समृद्ध स्वर होते हैं ई, उ, री, इनको जो है समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं ए, ओ। इनको अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं और इनको समृद्ध स्वर कहते हैं। विवृत स्वर क्या होते हैं? आ और औ। आ और औ विवृत स्वर होते हैं। आगे देख लेते हैं अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं। तो अर्ध विवृत स्वर होते हैं ए, ऐ, औ। ये अर्ध विवृत स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर को मैंने आपको पहले भी बता दिया। प्लुत स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, जो प्लुत स्वर होते हैं। जब हम ओम बोलते हैं तो समय लगता है, उसमें 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है। जब किसी को दूर से पुकारते हैं, है ना, तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं। जब किसी को दूर से पुकारा जाता है तो उनको भी हम प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए, प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं के अंक, ये 3 हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ओम लिखते हैं ओम, और ये हो गया ओ। ओ प्लुत स्वर के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए वर्णों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर वर्णों की संख्या 52 होती है। वो किस तरह से होती है? सभी वर्ण जो मिलके बनते हैं 52 हो जाते हैं। तो किस तरह से हो जाते हैं? जो स्वर होते हैं 11 होते हैं, 11 होते हैं स्वर। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और आगत व्यंजन 2। ठीक है, यहाँ पर 2 अयोगवाह होते हैं और 2 अयोगवाह भी क्या होते हैं? इनको भी वर्णमाला के अंदर जोड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्णमाला में 52 टोटल वर्ण हो जाते हैं। आप इनको जब जोड़ेंगे तो टोटल 52 हो जाएगा ये। चलिए आगे देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन
जरूर बन जाता है। अर्ध स्वर आपको याद रखना है कि अर्ध स्वर क्या होते हैं। अर्ध स्वर य और व होते हैं। पार्श्विक स्वर, पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं वो ये ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन राग को बोलते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन अढ़ा और अढ़ा होते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। और जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे अणा, या, अणा, न, मा, ये सभी क्या हैं, ये नासिक्य व्यंजन के अंदर आते हैं। और काकल्य या सूर्यांत्रीय व्यंजन ये होता है हा। आगे देख लेते हैं व्यंजन के भेद। यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको सारे जो व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं। देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो संख्या में होते हैं 25 होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के सारे व्यंजन इसी के अंदर आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंदर। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, इनकी संख्या भी याद रखनी है आपको, य, र, ल, व। ठीक है, और उष्म व्यंजन श, स, स, ह, तो ये होते हैं उष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ये होते हैं 25। और ज और फा, इनको आगत व्यंजन कहते हैं, आगत, ये 2 होते हैं। ठीक है, और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं संख्या में। क, अक्ष, त्र, अज्ञा, स्र, इनको संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 वर्ण से, 2 व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ये 2 व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, का और शा से मिलकर बना है अक्षा, ता और र से मिलकर बना है त्रा, जा और या से मिलकर बना है अज्ञा, और शा और र से मिलकर बना है स्रा। ठीक है, अयोगवाह क्या होते हैं, अंग और अहा, अयोगवाह होते हैं। और अड़ा और ढा होते हैं 2 वर्ण जो अतिरिक्त होते हैं। आगे देख लेते हैं व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन होते क्या हैं अपने आप में, स्वर, जो स्वर होते हैं मात्राओं का काम करते हैं व्यंजन के साथ मिलकर के, और उनकी सहायता से वो बोले जाते हैं। जैसे हम क बोलेंगे तो क भी अकेला नहीं बोल सकते हैं, अगर उसमें हलंत लगा हो तब वो अकेला होता है, बहुत जल्दी से बोला जाएगा फिर। और अगर का को अ के साथ बोला जाता है, हर एक जो व्यंजन होता है वो स्वर के साथ बोला जाता है मिलकर के। तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ये। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण स्वर की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन अच्छी से दी गई हैं सारे, आप इन्हें पढ़कर भी याद कर सकते हैं। व्यंजनों की संख्या क्या होती है, अपने आप में 33 होती है व्यंजन की संख्या। और व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, का से मा तक जितने भी व्यंजन होते हैं 25, मैंने अभी आपको ऊपर बताया 25 जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, का से मा तक। ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा कुल 4 होते हैं, और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, स, स, ह, तो ये होते हैं उष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण रुककर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। संख्या इनकी 25 है, और आप इन्हें बोल करके देख सकते हैं। जब क, ख, ग, घ, अड़ा, तो हमारी जो वायु है कुछ क्षण रुककर और झटके से बाहर निकलती हैं इनके साथ जब हम बोलते हैं। आप बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, अड़ा, है ना, ऐसे च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड,
ढ ण, इस तरह से। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। ऊपर भी मैंने आपको बताया, अक्ष, त्र, अज्ञा, स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आप देख रहे हैं दो व्यंजन से बने हैं, अक्षय क और श से, त्र त और र से, अज्ञा ज और य से, स्र श और र से बना है। आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं अयोगवाह क्या होता है। तो जो अयोगवाह होता है, अनुस्वर स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत जिसमें लगता है, अर्ध स्वर होता है, अनुस्वर कहलाता है उसे। जैसे चंचल, दंत, कंठ, छंद आदि इस तरह के अक्षर उसकी सहायता से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम अनुस्वर बोलते हैं। जो अंक की बिंदी जिसको हम कहते हैं, अंक की बिंदी होती है जो अर्ध ध्वनि होती है उसकी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अनुस्वर। और दूसरा है जो विसर्ग के अंदर आता है। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है। जैसे विसर्ग हम लगाते हैं, ए के बाद लगाते तो ऐ हो जाता है। और उसका पृथक उच्चारण भी होता है अलग से, ह की आवाज़ देता है। जैसे हरि, प्रातः, अतः, इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं विसर्ग की सहायता से। उच्चारण स्थान देख लेते हैं सभी का। तो उच्चारण स्थान जो क वर्ग है उसका अलग होता है, चा वर्ग का अलग होता है। सभी के उच्चारण स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। इनके उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आ जाता है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ये हमें याद रखना है कि का वर्ग में कौन कौन से लेटर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, अड़ा और आगे ह, अ, आ, ये सभी कंठ से ही बोले जाते हैं और विसर्ग भी। और आगे देख लेते हैं तालु। तालु में कौन कौन से आ जाते हैं, चा वर्ग आ जाता है। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, य, य, श, ई। तो हमारी जो इसमें तालु से हेल्प होती है बोलने में, है ना, जो तालु होता है हमारा उससे हेल्प होती है इनको उच्चारण करने में। मूर्धा क्या होते हैं, जो हमारे मुख से सीधी आवाज़ निकलती है। तो मुख से आवाज़ निकलती है जो मूर्धा, उन्हीं को बोलते हैं। ट वर्ग के अंदर आते हैं। जैसे बोलिए आप, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श, रि। तो ये सभी क्या हैं, इनको मूर्धा बोलेंगे। दंत और आता है त वर्ग के अंदर। जो दंत उच्चारण स्थान बोला जाता है ता वर्ग का बोला जाता है। और ता है त, थ, द, ध, न, ल, स। तो कैसे दंत बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दंत को टच कर रही होती है। त, आप देखिए बोल करके, त, था, ऊपर वाले जो हमारे टीथ होते हैं उनको टच कर रही होती है। तो ये दंत हो गया इनका स्थान। ओष्ठ जो होठों से बोले जाते हैं वर्ण, उनको देखिए, ये पा वर्ग है, पा वर्ग के अंदर आता है। प, फ, ब, भ, म, उ, बड़ा उ। तो ये सभी होठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसको ओष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है। अब नासिका, जिनकी आवाज़ सीधे नाक से आती है, तो उन्हें बोलते हैं नासिक्य। नासिक्य कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये क्वेश्चन मुझे जब मैं टेट का एग्ज़ाम दे रही थी, यूपी टेट का, तो मुझे आया था ये वाला अड़ा, है ना। तो ये पूछा गया था कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने यही लिखा था नासिका, मेरा सही गया था। ऐसे बोलते हैं नासिका से, अणा, या, अणा, न, म। ठीक है, और जो अनुस्वर होते हैं अंग और जो चंद्रबिंदु होता है, उन सबको वो भी नाक से बोले जाते हैं, तो उन्हीं को भी नासिका, उनको भी नासिका कहते हैं। कंठ तालु क्या होते हैं, कंठ तालु ए और ऐ होते हैं। ए और ऐ कंठ तालु स्थान होता है, उच्चारण स्थान ए और ऐ का। और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ होता है ओ और औ का, कंठोष्ठ।
यानी कि यहाँ पर होठ भी काम कर रहे होते हैं, कंठ भी काम कर रहा होता है। और जहाँ कंठ और तालु काम कर रहे होते हैं वहाँ ए और ऐ बोला जाता है। कंठोष्ठ में ओ और औ बोला जाता है, और दंतोष्ठ में वा। आप बोलकर देखिए वा। जब हम वा बोलते हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो हमारे होठ में लगते हैं, दंतोष्ठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। यहाँ पर देखिए पूरा बताया गया है कि किस वर्ण का क्या स्थान होता है। आप देख सकते हैं जो नासिक्य से बोले जाते हैं अंग, अड़ा, या, अणा, ना, मा, तो नाक से बोले जाते हैं। और ये देखिए नाक से सीधे, एक मिनट, ये नाक से बोले जाते हैं सारे, तो नाक पे लिखा है, निशान लगा हुआ है। दंत मूल, ये आप इससे देख सकते हैं दंत मूल, ये रा और ला दंत मूल से बोले जाते हैं। दंत्य जो है वो टावर आता है दंत के अंदर सारा, और दंत व ओष्ठ व बोला जाता है दंत और ओष्ठ से। और यहाँ पर जब दंत और ओष्ठ दोनों ऑप्शन व के लिए आ सकते हैं, तो आप ये दोनों को ही राइट कर देंगे। अगर दंत आएगा तो दंत को भी आप राइट कर देंगे। अगर दंतोष्ठ एक साथ लिखा हुआ आता है तो वो भी राइट होता है वा के लिए। और ओष्ठ ये ऊ और ऊ पा वर्ग के लिए आता है। मूर्धा, जो मूर्धा ये री और टा वर्ग का होता है पूरा, और जो तालु होता है वो ई और चा वर्ग का होता है पूरा, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। और कंठ तालु ए और ऐ कंठ तालु से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं ओष्ठ और कंठ, तो ओ औ ये ओष्ठ कंठ, कंठोष्ठ इसको बोला जाता है, कंठोष्ठ, ठीक है, इस तरह से इन ओ औ इनका। और ये है कंठ से जो बोले जाते हैं ए आ एह और है, ये आते हैं, और कै वर्ग के सारे वर्ण आते हैं, इनको कंठ्य बोलते हैं। आगे देख लेते हैं सघोष और अघोष क्या होते हैं। इनको जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो सघोष होते हैं ग, घ, ड और ज, झ, य, ड, ढ, अणा, द, ध, न, ब, भ, म वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे व्यंजन, इनको हम सघोष बोलते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवे व्यंजन, यानी कि का और ख के नीचे वाले जितने भी वर्ण आते हैं वो उसमें नहीं आएंगे, वो आएंगे अघोष में। और जो सघोष होते हैं यानी कि थर्ड नंबर से लेके पांचवे नंबर तक, है ना, जैसे गा, का और खा आया, का और खा हमने यहाँ पर छोड़ दिया, आप इसको थोड़े अच्छे से समझ लीजिए। का आता है, फिर खा आता है, खा, फिर ग आता है, फिर घ आता है, फिर अड़ा आता है। तो ये का वर्ग से हमने 3 लेटर्स लिए, ठीक है, इस तरह से। और च वर्ग से फिर दूसरे 3 ले लेंगे, चा वर्ग से दूसरे ले लेंगे, टा वर्ग से दूसरे 3 ले लेंगे, लास्ट वाले 3, तो वो सभी सघोष के अंदर आ जाते हैं लेटर। यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से, लेकिन ये बहुत इजी है समझने के लिए। जो का और खा के नीचे वाले जितने भी वर्ण आएंगे वो आएंगे अघोष के अंदर, और सघोष होंगे जो थर्ड नंबर से इधर काउंट किए जाएंगे। जैसे गा, घा और अड़ा के नीचे वाले तीनों वर्ण जो भी होंगे वो होंगे सघोष, ठीक है। वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवे व्यंजन यहाँ पर बताया भी गया है। ये सभी क्या होते हैं, ड, ड़, य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर, ठीक है, स्वर भी इसी की श्रेणी में आते हैं। स्वर को भी हम सघोष ही कहते हैं, ये सभी सघोष होते हैं, ठीक है। और जो अघोष होते हैं जो क और ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, यानी कि हर एक वर्ग से पहले 2 लेटर ले लिए जाते हैं, उनको हम अघोष कहते हैं। और अघोष में ही श, श और स आते हैं, ठीक है। अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं,
क, ग, ड़, ये होते हैं अल्प प्राण। च, ज, य, ट, ड, ण, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण होते हैं उनको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण मतलब जिसमें बोलने में थोड़ा कम जोर लगता है, हमारे कंठ से कम आवाज आती है, कम हवा छूटती है ना, तो उनको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे बोल के देखिएगा, क, ख बोलेंगे तो ज़्यादा अंदर से एकदम ज़्यादा हवा निकलती है, और जब क बोलते हैं तो कम हवा निकलती है अंदर से, तो इनको इसलिए हम अल्प प्राण कहते हैं। इनको हम अल्प प्राण इसलिए कहते हैं। क बोलो, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, अड़। तो इस तरह से इनको जब बोलोगे तो कम हवा बाहर आएगी मुख से। त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें जो व्यंजन होते हैं उनको अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? जब हम बोलते हैं उन्हें तो ज़्यादा जोर से हवा निकलती है, बाहर आती है हवा, तो उनको बोलते हैं महाप्राण। महाप्राण समझ लेते हैं। ख बोलिए आप, देखिए इनमें ज़्यादा हवा निकलेगी बाहर। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन ढ और श, स, स, ह, तो इनको बोलने में ज़्यादा हवा बाहर आती है, तो इनको कहते हैं महाप्राण। आगे देख लेते हैं उत्तक्षिप्त व्यंजन। उत्तक्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़ और अड़ा होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके से वापस आती है, उन्हें उत्तक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं उत्तक्षिप्त व्यंजन। यहाँ पर आप इनको याद रख लेंगे। ट यानी कि जीभ ऊपर उठी, ट ऊपर तालू में लगी, फिर ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, ट, है ना, फिर झटके से वापस आ जाती है, झटके से आती है एकदम, ट, ठ एकदम वापस आती है झटके से, तो इसलिए इनको कहते हैं उत्तक्षिप्त व्यंजन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तक्षिप्त व्यंजन, जैसे आपको व्यंजन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा है उत्तक्षिप्त व्यंजन, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि ये उत्तक्षिप्त व्यंजन है। नासिक्य, नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, आपको आराम से ही समझ आने चाहिए। अण, य, अण, न, मैं, अड़, य, अण, न, मैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख अवयव वायु को रोकते हैं लेकिन वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से निकलती है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और ये है लास्ट में आपकी वर्णमाला, जिसको मैंने अभी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है गाइज। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से, और कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बने रहने के लिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। देखिए गाइज, हम दोनों का गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में इमेज लगी है ये काम आपका है और बाकी काम जो पढ़ाने का है वो मेरा है। तो बस आप इतना सा काम आपको करना है और गुरु दक्षिणा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।